किसी गांव में विराट नाम का एक जादूगर रहता था। विराट लोगों को अपना जादू दिखाया करता था। दूर दूर से लोग उसका जादू देखने आया करते थे और वो अपना जीवन यापन किया करता था। उसके घर में उसके अलावा कोई नहीं था। वो अकेले ही अपने घर में रहता था। एक बीमारी के चलते उसको अपना काम छोड़ना पड़ता है और अब वो बूढ़ा हो चुका था। उसके पास एक सुनहरी मुर्गी भी थी। जादूगर ने अपनी मुर्गी का नाम सोनी रखा था, जिस मुर्गी से वो जादू दिखाया करता था। लेकिन बीमार होने की वजह से उसका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि अब वो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता। इसलिए वो अपनी मुर्गी को एक अच्छे इंसान को सौंपना चाहता था, जो उस मुर्गी की अच्छे से देखभाल कर सके। सोनी, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है, लेकिन अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे नए मालिक को सौंपना चाहता हूँ। जैसे तुमने मेरा साथ हमेशा दिया है, तो तुम अपने नए मालिक का भी वैसे ही साथ देना। मुर्गी बिना कुछ बोले विराट की तरफ देखती रहती है। फिर विराट मुर्गी के नए मालिक की तलाश में निकल पड़ता है। जाते जाते वो एक सेठ की दुकान पर पहुंचता है। विराट के हाथ में सुनहरी मुर्गी भी थी। सेठ, कुछ खाने को मिलेगा? मुझे और मेरी मुर्गी को बहुत भूख लगी है। अगर कुछ खाने को मिल जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सेठ विराट और उसकी सुनहरी मुर्गी को देखता है और कहता है, खाने के लिए तो मिल जाएगा, लेकिन ये बता, इस मुर्गी को साथ में लेकर कहाँ घूम रहा है? मैं तुझे खाना दे दूंगा, लेकिन तुझे इस मुर्गी को बदले में देना होगा। विराट सेठ की बातों से समझ जाता है कि वो बहुत लालची इंसान है और सेठ उसकी मुर्गी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। और विराट बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। चलते चलते वो एक आदमी के पास पहुँच जाता है। वो आदमी घर के आंगन में बैठकर खाना खा रहा था। भाई साहब, कुछ खाने को मिलेगा? बहुत भूख लगी है। वो आदमी जैसे ही सुनहरी मुर्गी को देखता है, उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो मन ही मन कहता है, अरे वाह, सुनहरी रंग की मुर्गी, इसको खाने में तो बहुत मजा आएगा। वैसे ये मुर्गी कहाँ से मिली तुम्हें? और खाना खा लेना, लेकिन उसके बदले में तुझे ये मुर्गी मुझे देनी होगी। विराट समझ जाता है कि वो आदमी भी इस मुर्गी का ख्याल नहीं रखेगा, बल्कि उसे खा लेगा। इतना सुनकर विराट वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक उसको कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला था जो उसकी मुर्गी का अच्छे से ख्याल रख सके। घूमते घूमते वो एक गांव में पहुंच जाता है। उस गांव में वो एक छोटे से घर में पहुंच जाता है। कोई है यहाँ पर जो इस भूखे को खाना खिला सके? विराट की आवाज सुनकर उस झोपड़ी में से एक लड़की बाहर आती है। उस लड़की का नाम श्वेता था। बाबा जी, क्या चाहिए आपको? बेटी, कुछ खाने को मिलेगा? बहुत भूख लगी है मुझे, और मेरी मुर्गी ने भी कल से कुछ नहीं खाया है। बाबा जी, खाना तो नहीं है, लेकिन मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। श्वेता अंदर जाती है और अंदर से एक सूखी रोटी लेकर आती है। बाबा, मेरे पास ये एक सूखी रोटी ही है। विराट श्वेता की बातें सुनकर बहुत खुश होता है। बेटी, तुम बहुत दयालु हो। तुम्हारे पास जो एक सूखी रोटी पड़ी थी, वो भी तुमने मुझे दे दी। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। विराट की बातें सुनकर श्वेता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाबा, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जब से मैंने होश संभाले हैं, तभी से मैं अकेली रहती हूँ। मेरे माँ बाप मुझे अकेला छोड़कर भगवान के पास चले गए। मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। बाबा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। विराट अपनी सुनहरी मुर्गी श्वेता को देता है। मुर्गी का सुनहरा रंग देख श्वेता कहती है, अरे सुनहरे रंग की मुर्गी, मैंने ऐसी मुर्गी आज तक कभी नहीं देखी बाबा। श्वेता उस मुर्गी को देखकर बहुत खुश होती है। ये मेरी सबसे कीमती चीज है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। उसके बाद विराट अपने बारे में श्वेता को बताता है।
मैं एक जादूगर था। मेरा काम लोगों को जादू दिखाना था और इस मुर्गी ने इस काम में मेरा हमेशा साथ दिया है। लेकिन अब कई बीमारियों के चलते मेरा शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है और अब मैं इस मुर्गी का ख्याल नहीं रख सकता। ना जाने कब मेरी मृत्यु हो जाए। इसलिए मैं इस मुर्गी के लिए एक अच्छा इंसान ढूंढ रहा था जो इसकी अच्छे से देखभाल कर सके। आप चिंता मत कीजिए, आज से ये मुर्गी मेरी दोस्त है और मैं इसका हमेशा ध्यान रखूंगी। मैंने अपनी सारी शक्तियाँ इस मुर्गी को दे दी है। अब यहाँ एक साधारण मुर्गी नहीं है। इतना कहकर वो जादूगर वहाँ से चला जाता है। अब श्वेता सुनहरे रंग की मुर्गी के साथ बहुत खुश थी। जहाँ जहाँ श्वेता जाती थी वहाँ वहाँ मुर्गी भी जाती थी। श्वेता और मुर्गी दोनों आपस में बहुत बातें करते थे। सुनहरी मुर्गी, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। जब से तुम आई हो मुझे अकेलापन महसूस नहीं हुआ है। तुम बहुत अच्छी हो, मुझे भी तुम्हारे साथ रहने में बहुत अच्छा लगता है। एक दिन मौसम बहुत खराब हो जाता है और बहुत जोर जोर से बारिश होने लगती है। बारिश की वजह से श्वेता के घर में पानी भर जाता है। श्वेता मुर्गी को पकड़कर एक कोने में जाने लगती है। तभी मुर्गी कहती है, श्वेता मेरी दोस्त, तुम चिंता मत करो, जैसा मैं कहती हूँ तुम वैसा ही करना। तभी वो मुर्गी एक बड़े से विशाल घर में बदल जाती है। श्वेता, तुम इस दरवाजे से अंदर आ जाओ जहाँ तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें मौजूद है। मैं एक जादुई मुर्गी हूँ, जल्दी से अंदर आ जाओ। इसके बाद श्वेता उस घर में चली जाती है और वो देखती है कि अंदर सभी जरूरत की चीजें हैं। बड़ा सा बेड और बड़ा सा रसोई घर भी था जिसमें बहुत सारा खाना भी रखा हुआ था। उस दिन के बाद से श्वेता मुर्गी के दिए हुए घर में हंसी खुशी रहने लगी। हेलो दोस्तों, मैं आज जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है नदी में जादुई लहंगे घर की। तो चलिए दोस्तों कहानी देखते हैं। एक गांव में इशिका अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। बचपन से उसके चाचा चाची ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया था। उसके चाचा चाची बहुत ही लालची इंसान थे। इशिका के माता पिता उसको बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, इसलिए उसके माता पिता ने इशिका के नाम सारी प्रॉपर्टी कर रखी थी। उसकी चाची उसको गांव के एक छोटे सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी। इशिका पढ़ाई में बहुत होशियार थी और अपनी आगे की पढ़ाई करना चाहती थी। अरे सुनो जी, हमने इशिका को बहुत पढ़ा लिया, अब हम उसका और खर्चा नहीं उठा सकते। वैसे तुम कह तो ठीक रही हो। हमने उसे एटीएम मानकर अपने घर में रख रखा था। जब वो 18 साल की हो जाएगी तो हम उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेंगे। हाँ, और हमारी कमाई का साधन भी बनेगी वो। मैं अब उसे सिलाई सिखाऊंगी। आजकल सिलाई बहुत महंगी हो गई है। वो रोज हमें पैसे ला कर देगी और घर के सारे काम भी किया करेगी। लेकिन तभी वहाँ पर इशिका आ जाती है और कहती है, चाची जी मैं टीचर बनना चाहती हूँ। मेरी माँ चाहती थी कि मैं बड़े होकर टीचर बनूं। अरे तो तेरी माँ कौन सा यहाँ पैसों का भंडार छोड़कर गई थी जो हम तुझे खिलाते भी रहे और तुझे पढ़ाते भी रहे। हम तुझे फ्री का खिला रहे हैं और तुझे इतना पढ़ा दिया, अब तो तू आगे भी पढ़ने के सपने देख रही है। तो आप ही बताइए चाची, क्या करूँ मैं? देख, मैंने तेरा नाम सिलाई सेंटर में लिखवा दिया है। तू वहाँ जाके सिलाई सीख लेना। उसके बाद मैं तुझे एक सिलाई की दुकान खुलवा दूंगी। अगर काम सीख जाएगी तो 2 पैसे ही कमाएगी, अपने पैरों पर खड़ी भी हो जाएगी। और वैसे भी तू पढ़ लिख कर क्या करेगी? अच्छे अच्छे पढ़े लिखे बेरोजगार बने बैठे हैं। अगले दिन से इशिका सिलाई सेंटर में सिलाई सीखने जाती है। कुछ दिनों बाद वो बहुत अच्छे से सिलाई सीख जाती है। उसके बाद उसकी चाची उसको एक बुटीक खुलवा देती है। देख, मैंने कितनी अच्छी दुकान खुलवाई है तेरी। तो मेरी बेटी जो है, तू मेरी किसी भी बात का बुरा मत माना कर। अब तू यहाँ पर मन लगा कर सिलाई कर। और हाँ, सिलाई से जितने भी पैसे मिलेंगे तो वो सारे पैसे लाकर मेरे हाथ में रख देना, क्योंकि मैंने तेरी दुकान खुलवाने के लिए बहुत सारा कर्जा ले रखा है। मुझे वो कर्जा चुकाना है। ठीक है चाची। अगले दिन से इशिका सिलाई करना शुरू कर देती है। शुरू में इशिका के पास सिर्फ 1 या 2 ग्राहक ही आया करते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी सिलाई की चर्चा दूर दूर तक फैल गई और उसकी दुकान पर बहुत ग्राहक आने लगे थे। इशिका अपनी सारी कमाई अपने चाचा चाची को दे देती थी
और रोज सुबह घर का सारा काम किया भी करती थी और उसके बाद अपनी दुकान पर चली जाती थी और शाम को घर वापस आकर अपने चाची को सारे पैसे दिया करती थी और शाम को भी घर में सारा काम किया करती थी। इशिका बहुत ही दयालु थी और बहुत ही नेक लड़की भी। एक बार एक परी बूढ़ी औरत का रूप बदलकर इशिका की दुकान में आती है और कहती है, बेटी, क्या तुम मेरे लिए भी कपड़े सिल दोगी? लेकिन बेटी, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। कोई बात नहीं दादी माँ, मैं आपके लिए कपड़े सिल दूंगी, आप कल आ जाना। थोड़ी ही देर बाद एक और लड़की उसकी दुकान पर आती है और कहती है, बहन, कुछ दिनों बाद मेरी शादी है, मेरी माँ नहीं है, मैं अपनी सौतेली माँ के साथ रहती हूँ। क्या तुम मेरे लिए कपड़े सिल सकती हो? मैं तुम्हारे पैसे धीरे धीरे करके चुका दूंगी, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। अरे तो क्या हुआ बहन, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं तुम्हारे लिए फ्री में कपड़े सिल दूंगी, तुम्हें उसके लिए पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद इशिका उन दोनों के कपड़े सिलती है। उसके बाद अगले दिन वो बुढ़िया और लड़की दोनों अपने कपड़े लेने आ जाती है। फिर इशिका शाम को अपने घर लौटती है। आओ बेटी, देख, मैंने तेरे लिए गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़े बनाए हैं, वो भी पनीर वाले। वैसे कितने पैसे लाई है आज? चाची, आज बिल्कुल कमाई नहीं हुई है। इशिका की ये बात सुनकर उसकी चाची उसको एक थप्पड़ मार देती है। कलमुही, क्या बकवास कर रही है तू? कहाँ गए सारे पैसे? कहाँ घूम रही थी तू जो आज 1 भी रुपए लेकर नहीं आई? इसके बाद इशिका अपनी चाची को सारी बात बताती है। अरे मनहूस, हम तो खुद ही गरीब हैं। तुझे पता है आज का समय कितना महंगाई वाला है। मैं तुझे इतना अच्छा अच्छा खाना खिलाती हूँ और तू है कि फ्री में कपड़े बांटती फिर रही है। मैंने तुझे इसलिए सिलाई सिखाई है क्या? अब जल्दी से यहाँ से चली जा, नहीं तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी। जा और जाकर घर का सारा काम कर, बेवकूफ कहीं की। रोते रोते इशिका वहाँ से चली जाती है और घर के सारे काम करने लगती है। एक दिन वकील की पत्नी कपड़े सिलवाने आती है। इशिका उसके बहुत ही अच्छे कपड़े सिलती है। उसके बदले में वकील की पत्नी उसको 6 सोने के सिक्के देती है। अरे वाह, आज तो चाची बहुत ही खुश हो जाएंगे और मुझे आज अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। शाम को इशिका अपने घर लौट रही होती है कि तभी उसको रास्ते में एक औरत अंधे आदमी के साथ नजर आती है। बेटा, मुझे अपने पति के आँखों का ऑपरेशन कराना है। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? क्या तुम मुझे थोड़े पैसों की मदद दे सकती हो? ये तो बहुत दुखी लग रही है। अरे, इनके पति की आंखों की रोशनी वापस आ गई तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। मैं एक काम करती हूँ, ये सारे सोने के सिक्के इन्हें दे देती हूँ। उसके बाद इशिका वो सारे सोने के सिक्के उस औरत को दे देती है। ये लीजिए, अब आप अपने पति का इलाज अच्छे से अच्छे अस्पताल में करा लेना। उसके बाद इशिका अपने घर चली जाती है। अरे बेटी, आज मैंने अपनी सहेली से सुना कि तुझे आज 6 सोने के सिक्के मिले हैं। ला बेटी, जल्दी से सोने के सिक्के मुझे दे दे। अरे, ऐसे क्यों खड़ी है, जल्दी दे। इशिका अपनी चाची को सारी बातें बताती है। उसकी चाची वो सब बातें सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और इशिका की खूब पिटाई लगाती है। मेरी लाख समझाने के बाद भी तो मान नहीं रही है। लगता है तो ऐसे नहीं मानेगी। तुझे अपनी दुकान का कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया है। उसके बाद इशिका की चाची इशिका को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देती है। इशिका थक हार कर एक सड़क के किनारे बैठ जाती है। तभी वहाँ पर वही औरत और उसका अंधा पति प्रकट हो जाता है। देखते ही देखते वो अंधा आदमी एक परा और वो औरत एक परी के रूप में प्रकट हो जाती है। बेटी, हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। तुम सच में बहुत ही ईमानदार लड़की हो। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है। उसके बाद परा और परी मिलकर अपने जादू से एक छोटे से लहंगे का घर प्रकट करते हैं। बेटा, ये एक लहंगे का घर है। तुम इसे गांव के पास वाली नदी में रख देना। उसके बाद ये एक बहुत बड़े लहंगे के घर में बदल जाएगा। उस घर में तुम्हें किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी। उसके बाद इशिका उस घर को गांव के पास वाली नदी में रख देती है और देखते ही देखते वो एक बड़े घर में बदल जाता है और वो एक ज्यादा बड़े लहंगे का घर बन जाता है। इशिका उस घर के अंदर जाती है और वो देखती है कि उस घर में उसके जरूरत की सारी चीजें मौजूद थी। उसके बाद से इशिका उस घर में हंसी खुशी रहने लगी थी।